हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉलिट्यूड एजुकेशन। नाउ बच्चे हम कर रहे थे असेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शन। ठीक है, तो असेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शन में इन प्लेन एसेंट्रिसिटी का ये लास्ट क्वेश्चन। और अगर बच्चे ये क्वेश्चन आपने कर लिया ना, ये क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो इसका मतलब ये है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, नॉट इवन इन एसएससी जेईई मेंस, आपका कोई कन्वेंशनल में इंजीनियरिंग सर्विस में भी अगर मेंस का क्वेश्चन आ गया इस टॉपिक से, तो बच्चे ये मान के चलना कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आपने ये क्वेश्चन बना लिया। ठीक है, क्योंकि जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन बन सकता है एसेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शन के अंदर वो इंक्लाइंड लोड का होता है। ठीक है भाई, इंक्लाइंड लोड का अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो इसका मतलब आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए वो आप सब टैकल कर लोगे। और वैसे भी ये क्वेश्चन आया हुआ है इंजीनियरिंग सर्विस 2013 में। 2013 में बच्चे ये प्रॉब्लम आई थी मेरी। 2013 के अंदर 20 नंबर का प्रॉब्लम था। अगर एसएससी मैट मैक्स, एसएससी बच्चे एट मैक्स आपसे क्वेश्चन कर सकता है, जो डिफिकल्टी लेवल हो सकता है एसएससी का वो ये क्वेश्चन हो सकता है। इससे मैक्सिमम वो नहीं जा सकता, इसके बियॉन्ड तो कुछ है नहीं। ये क्वेश्चन कर लिया तो इसका मतलब आपके सारे कंसेप्ट क्लियर है। पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। और बहुत ही बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, बोलते हैं सर इंक्लाइंड लोडिंग वाले केस अलग करवाओ। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन बताऊंगा, कोई वैसे नहीं करेंगे जैसे बुक्स में सब कन्वेंशनल तरीके से करते हैं, वैसे नहीं करेंगे। जो अब तक करते आए हैं, जैसे बिल्कुल अब तक किया है, जैसे अब तक बिल्कुल किया है वैसे ही करेंगे बिल्कुल। ठीक है, जैसे अब तक किया है। क्लियर है बच्चे? चलो आप पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। ए प्लेट इज कनेक्टेड टू द फ्लैंज ऑफ एन आईएसएम इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम एज शोन इन फिगर। द फैक्टर लोड ऑलरेडी फैक्टर दिया है 100 किलोन्यूटन। फाइंड द साइज ऑफ द वेल्ड। आपसे जो पूछना चाह रहा है सवाल में वो वेल्ड का साइज पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है बच्चे? वेल्ड का साइज, यानी कि वो एस की वैल्यू की बात कर रहा है। ठीक है, फाइंड द साइज ऑफ द वेल्ड। एज्यूम सॉफ्ट वेल्डिंग। वेल्डिंग कैसी है? सॉफ्ट वेल्डिंग, यानी कि ये कह सकता हूं कि जो मुझे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना है गामा एमडब्ल्यू, उसकी वैल्यू कितनी है? दैट इज ऑफ 1.25। अगर साइट वेल्डिंग होती तो 1.5 मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड इज 410 मेगापास्कल, यानी कि एफयू की जो वैल्यू दी है बच्चे वो कितनी दी है? 410 मेगापास्कल। ठीक है, 410 मेगापास्कल। क्लियर है बच्चे? क्लियर है सभी को? चलो अब पढ़ो क्वेश्चन। देखो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या बच्चे? बच्चे ये ना, ये मेरा एक बीम है, इससे ना एक ब्रैकेट कनेक्शन ये अटैच है, और इस ब्रैकेट कनेक्शन पे इंक्लाइंड लोड लगा है, वो भी फैक्टर्ड लोड। कितना फैक्टर्ड लोड लगा है बच्चे? 100 किलो न्यूटन का। कितना लोड लगा है? 100 किलो न्यूटन का फैक्टर्ड लोड लगा है इस ब्रैकेट कनेक्शन के ऊपर। क्लियर है? इस ब्रैकेट कनेक्शन के ऊपर 100 किलो न्यूटन का एक फैक्टर्ड लोड आपका लग रखा है। क्लियर है सभी को? चलो अब इस पे जो वेल्डिंग हो रखी है, ये पार्ट आपका वेल्डिंग, ये और ये वाला वेल्डिंग हो रखी है। ठीक है, वेल्डिंग में ये 200 है, ये 300 है, ये ऑब्वियस सी बात है 200 है, और ये 100 mm डायमेंशन दी है। क्वेश्चन साइज पता करना है। साइज का मैंने ऑलरेडी बताया था कैसे निकालते हैं भाई। क्रिटिकल पॉइंट पे जो रिजल्टेंट स्ट्रेस आती है उसको निकाल लो और उसको परमिसिबल स्ट्रेस के बराबर कर लो, वहां से आपका साइज ऑफ वेल्ड आ जाता है। इतनी बातें आपको क्लियर है? ठीक है, ऑब्वियस सी बात है सिमेट्रिक तो है नहीं। सबसे पहले मुझे सीजी निकालना पड़ेगा। सीजी का मेरे को पता नहीं है, तो सबसे पहला टास्क तो मेरा सीजी है। सीजी पता चलेगा तभी तो मैं क्रिटिकल पॉइंट ढूंढ पाऊंगा ना। तो सबसे पहला टास्क मेरा सीजी का। ठीक है बच्चे, चलो सीजी का कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये मेरी बच्चे कुछ वेल्डिंग हो रखी है कुछ इस तरह से। ठीक है, नाउ द वेल्डिंग इज लाइक दिस। जो मेरी वेल्डिंग हो रखी है, वेल्डिंग मेरी कुछ इस तरह से हो रखी है। ठीक है, नाउ दिस इज द वेल्डिंग। ये बच्चे मेरी वेल्डिंग है। ठीक है, नाउ दिस इज द वेल्डिंग। मैं आपको दिखा दूं एक बार। ठीक है, ये आपकी बच्चे वेल्डिंग हो रखी है। क्लियर है? मैं और इसमें थोड़ा सा दिखा देता हूँ पोर्शन आपको। नाउ दिस इज द वेल्डिंग। ठीक है बच्चे, ये मेरी वेल्डिंग हो गई। क्लियर है? नाउ दिस इज द वेल्डिंग। क्लियर है? चलो वेल्डिंग हो गई मेरी। नाउ वेल्डिंग के बाद मैं अगर आपसे बात करता हूँ, वेल्डिंग की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो ये डायमेंशन मेरी कितनी है? दैट इज ऑफ 200 mm। ये कितनी है मेरी? दैट इज ऑफ 300 mm। ठीक है, and now this is also the 200 mm, and now this is also the 200 mm। क्लियर है? ये कितनी है डायमेंशन मेरी? 200 mm हो गई। क्लियर हुआ? नाउ सीजी पता करना है भाई, तो मेरे को पता है ये ना एक्स एक्सिस के अबाउट, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, इसके अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब मेरा सीजी जो लाई करेगा वो किसी इसी एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस मैंने मान लिया कि भाई वर्टिकल एक्सिस मेरा ये है। नाउ दिस इज द वाई वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं मेरा सीजीयू का इतनी तो कॉमन सेंस सभी के अंदर है कि भाई सीजी मेरा यहाँ पे कहीं पे रहने वाला है। ठीक है,
तो सीजी के लिए मेरे को ये निकालना है, बाकी तो वर्टिकल एक्सिस के बोर्ड तो सिमेट्रिकल है ही है, तो इधर से भी इतना इधर से भी, यानी कि मेरे को ये केवल एक्स बार चाहिए। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए बच्चे, ये एक्स बार पोर्शन चाहिए। सबसे पहला टास्क सीजी निकालने का है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबसे पहला टास्क वही होना चाहिए। क्वेश्चन बाद में बताऊंगा, सबसे पहले भाई सीजी निकाल लो और सीजी निकालने के बाद बात करेंगे कि हम आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, 3 एरियाज है मेरे, पहला एरिया ये हुआ, दूसरा एरिया ये हुआ और बच्चे तीसरा एरिया मेरा ये हुआ। तो जो मेरा एक्स बार होगा, एक्स बार इट इज इक्वल टू कितना होगा, a1 x1 बार प्लस a2 x2 बार प्लस a3 प्लस a3 x3 बार डिवाइडेड बाय टोटल एरिया दैट इज ऑफ a1 प्लस a2 प्लस a3, a1 प्लस a2 प्लस a3, a1 प्लस a2 प्लस a3, ये मेरा एरिया होगा। नाउ ठीक है, नाउ x बार इट इज इक्वल टू a1 फ्लैंज का एरिया, और ये आपको पता है वेल्ड है, वेल्ड की भाई थिकनेस तो थ्रू आउट कितनी होती है, थ्रोट थिकनेस, और थ्रोट थिकनेस मैंने मान ली टी, थ्रू आउट टी, तो a1 ये 200 इंटू टी, नाउ 200 इंटू टी, ये मेरा हो गया एरिया इंटू डिस्टेंस। इधर से ये रेफरेंस एक्सिस मान लिया बच्चे मैंने, ये वर्टिकल, इधर से कितना, दो टोटल है 200, तो कहां लाई करेगा सीजी, इसका हाफ है, 200 का आधा कितना हुआ 100 प्लस a2, दूसरा ये वर्टिकल पोर्शन 300 इंटू टू, 300 इंटू टी इज द एरिया, और जो इसका सीजी होगा, सीजी कहां पे, यहाँ से इस रेफरेंस एक्सिस से, टोटल टी है तो टी बाई 2 पे, अब इतना तो पता चल ही गया होगा भाई सभी को, टी बाई 2 प्लस तीसरा अगेन फ्लैंज नीचे फ्लैंज वाला पोर्शन कितना है, नाउ 200 इंटू टी, ये मेरा एरिया हो गया, नाउ 200 इंटू टी इज द एरिया, ये बच्चे एरिया हो गया, और इसका कहां पे 200 है टोटल, तो हाफ पे लाई करेगा, यानी कि मल्टीप्लाई में 100 डिवाइडेड बाय, नाउ डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, a1 कितना था बच्चे 200 इंटू टी, a2 कितना था 300 इंटू टी, a3 अगेन कितना था दैट इज 200 इंटू टी। क्लियर हुआ सभी को, क्लियर हुआ। चल अब देखो ये टी स्क्वायर का टर्म, और मैंने बताया था कि वेल्ड एरिया को लाइन एरिया की तरह ट्रीट करते हैं, और लाइन एरिया का मतलब होता है कि टी स्क्वायर और टी क्यूब के टर्म जीरो होते हैं, तो ये टी स्क्वायर बनेगा, तो ये वाला टर्म मेरा जीरो हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो एक्स बार बना बच्चे मेरा, वो कितना बना, नाउ मैं लिख सकता हूँ, नाउ 200 इंटू टी मल्टीप्लाई में 100 प्लस ये तो जीरो हो ही गया, प्लस उसके अलावा कितना बना, नाउ 200 इंटू टी मल्टीप्लाई में कितना हो गया, दैट इज ऑफ 100, दैट इज ऑफ 100 डिवाइडेड बाय कितना, 200 300 500 2 700, नाउ 700 इंटू टी, 700 इंटू टी, इसकी कैलकुलेशन करो, 200 मल्टीप्लाई 100 प्लस 200 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 700, तो x की जो वैल्यू आ रही है x बार, यहाँ से बच्चे जो x बार आ रहा है मेरा, नाउ x बार इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ हाउ मच, दैट इज 57.143, नाउ 57.143, नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ x बार, ये किसकी वैल्यू आ गई, x बार इतने mm, क्लियर है, ये कितने, इतने mm, x बार की वैल्यू कितनी आ गई, नाउ 57.143 mm, क्लियर है, 57.143 mm, ये आपकी x बार की वैल्यू आ गई। क्लियर हुआ बच्चे, अरे क्लियर हुआ, x बार आ गया ना आपका, x बार आ गया भाई, मेरे को सीजी पता चल गया। ठीक है, चलो 57.143, अब मैं यहां से ये कह सकता हूं कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर कि बच्चे जो मेरा सीजी आ रहा है, जो मेरा सीजी आ रहा है वो कहीं यहाँ पे आ रहा है, नाउ द सीजी इज एट लाइक दिस, ये मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, नाउ दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड नाउ दिस इज द वर्टिकल एक्सिस, ये मेरा वर्टिकल एक्सिस हो गया। ठीक है ना, ये मेरा बच्चे क्या हो गया, नाउ दिस इज द वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस मेरा क्या है, दैट इज वाई वाई, वर्टिकल एक्सिस क्या है मेरा, दैट इज वाई वाई, एंड नाउ दिस इज द सीजी, ये बच्चे मेरा क्या हो गया, सीजी। अब मेरा मोस्ट क्रिटिकल स्ट्रेस पॉइंट क्या होता है, मोस्ट क्रिटिकल स्ट्रेस पॉइंट बच्चे वो पॉइंट होता है जहां से रेडियल डिस्टेंस मैक्सिमम और थीटा मिनिमम होता है। तो मुझे दो ही पॉइंट ऐसे दिख रहे हैं जहां से रेडियल डिस्टेंस मैक्सिमम हो सकती है वेल्ड के अंदर, एक पॉइंट बच्चे मेरे को ये दिख रहा है और दूसरा मेरे को ये दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने ना इसको मिला लिया, ठीक है, मैंने ना क्या किया, इसको मिला लिया, ये मेरी रेडियल डिस्टेंस हो गई। ठीक है, इसको भी डिस्कस करेंगे, इसको पॉइंट को मैंने बोल दिया दैट इज द पॉइंट नंबर ए, इसको मैंने बच्चे क्या बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया कि ये मेरा पॉइंट नंबर ए है। क्लियर है, क्लियर है सभी को। चलो अब आगे चलते हैं, सुनो अब आगे बच्चे काम की बात, बड़ी अच्छी सी बात। अब ये 100 किलोन्यूटन का लोड लगा है भाई, ठीक है, अब इस 100 किलोन्यूटन को मुझे इस पॉइंट पे सीजी पे ट्रांसफर करना है, तो आप बोलोगे कि सर जैसा था मैं ऐसे ही ट्रांसफर कर दूंगा, कर दिया मैंने, किसी को कोई समस्या कोई दिक्कत। अगर ये हॉरिजॉन्टल से 60 था तो ये यहाँ पे भी तो हॉरिजॉन्टल से 60 हो गया, इससे किसी को तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
कुछ बच्चे बोलेंगे सर कंपोनेंट में ब्रेक कर लो, क्यों लेंदी कर रहे हो यार, क्वेश्चन को लेंदी क्यों कर रहे हो जबरदस्ती। मैं नहीं कर रहा, मुझे बस इतना पता होता है कि अगर मुझे इस 100 को ट्रांसफर करना रहता है तो ये लोड जैसे इंक्लाइंड था ऐसे ही हो जाएगा। पहले वर्टिकल हुआ करता था पहले क्वेश्चंस के अंदर, तो यहाँ पे वर्टिकल लगा देता था, अब यहाँ पे थोड़ा सा इंक्लाइंड है तो ये यहाँ पे भी इंक्लाइंड आएगा। क्लियर है इतनी बात। पहले वर्टिकल था तो वर्टिकल ट्रांसफर हुआ करता था, लेकिन अब इंक्लाइंड है तो मैंने इंक्लाइंड हो गया। लेकिन ये लोड बच्चे क्या करेगा, एक ट्विस्टिंग मोमेंट भी प्रोड्यूस करेगा इस सीजी पॉइंट पे, तो ये यहाँ पे कुछ ट्विस्टिंग मोमेंट भी देगा। और ट्विस्टिंग मोमेंट की वैल्यू मैंने मान ली कि टी, ट्विस्टिंग मोमेंट कितना मान लिया मैंने, टी। अब कैसे निकालो ट्विस्टिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट हमेशा सीजी के अबाउट निकलता है, या तो एक काम करो इस सीजी से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो डायरेक्ट, इस सीजी से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो लोड की कितनी होगी, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट काम हो जाएगा। तो उससे बेटर क्या है, मैं क्या करता हूं इस लोड को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देता हूं, ठीक है। ये वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कितना आएगा 100 sin 60, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल कितना आएगा बच्चे 100 cos 60। किसी को कोई समस्या इस बात से, किसी को बच्चे कोई समस्या इस बात से नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, समझ में। अब देखो इस सीजी से ये 100 किलोन्यूटन का 100 sin 60, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 100 sin 60, ये तो था मेरा लोड ये कंपोनेंट, इनटू ये डिस्टेंस कितनी सीजी मैंने निकाला, तो बच्ची ये डिस्टेंस कितनी आ रही है सीजी की 57.143, टोटल है 200, तो जो रिमेनिंग बचती है नाउ 200 माइनस 57.143, तो वो कितनी बनती है नाउ द डिस्टेंस रिमेनिंग, डिस्टेंस जो बनती है वो बनती है 142.857, 142.857 इतने mm। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बच्चे। चलो अब सुनो, ये 100 sin 60 का लोड था, ये डिस्टेंस ये कितनी 142.857, ये 100, तो टोटल मिला के कितनी होगी 242.857, तो नाउ 242.857, ठीक है। ये तो एक सीजी का मोमेंट आया, एक का मोमेंट आया केवल इस वाले कंपोनेंट का सीजी का, इसका भी तो लेना पड़ेगा दूसरे वाले फोर्स का, कितना 100 को 60, लाइन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी बच्चे, ये होगी, टोटल है 300, तो कितनी बची 150, तो ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज, तो ऐड होंगे प्लस 100 cos 60, 100 cos 60, डिस्टेंस कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 150, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी बचे 150, इसको कैलकुलेट कर लो। नाउ 100 मल्टीप्लाई में sin 60 मल्टीप्लाई में 242.857 प्लस 100 cos 60 इंटू 150, तो ये जो वैल्यू आ रही है कैलकुलेट होके बच्चे आ रहे 28.523, नाउ 28.532, नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ ट्विस्टिंग मोमेंट। ये किसकी वैल्यू आ रही है, ट्विस्टिंग मोमेंट की वैल्यू आ रही है, इतने किलोन्यूटन मीटर। लोड तो मेरा किलोन्यूटन में था, डायमेंशन एमएम में पुट कर दी, तो बाद में मैंने 10⁻³ से डिवाइड कर दिया और डायमेंशन मेरी किस में ले ली, मीटर में ले ली, ठीक है। तो जो मेरा लोड आ रहा है बच्चे, यहाँ से जो मेरा लोड आ रहा है वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद, नाउ द लोड वैल्यू इट इज कमिंग आउट टू बी ट्विस्टिंग मोमेंट, कितना आ रहा है दैट इज 28.532 इतने किलोन्यूटन मीटर, ठीक है, 28.532 इतने किलोन्यूटन मीटर। मेरा ट्विस्टिंग मोमेंट भी आ गया, मेरा ट्विस्टिंग मोमेंट भी आ गया और मेरा यहाँ से क्या आ गया, मोमेंट भी आ गया। क्लियर है। अब भूल जाओ ये कंपोनेंट सबको भूल जाओ, कोई किसी काम का नहीं। अब सुनो आगे बात, अब देखो, अब आगे चलते हैं बच्चे, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, सुनो इधर सुनो सभी लोग। अब एक बात बताओ यार, ये जो लोड लगा है डायरेक्ट लोड 100 किलोन्यूटन का इंक्लाइंड, इसकी वजह से डायरेक्ट शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है और इस ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से टॉर्सनल शियर स्ट्रेस मेरी प्रोड्यूस होती है। क्लियर है। अब एक बात बताओ, जब वर्टिकल लोड मैंने बताया था कि डायरेक्ट शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन वही होगी जो लोड की डायरेक्शन होगी, बात समझ में, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन वही होगी जो लोड की डायरेक्शन। पहले लोड वर्टिकल हुआ करते थे तो उसकी डायरेक्शन भी वर्टिकल हुआ करती थी, लेकिन अब क्या है बच्चे, अब बात ऐसी है कि लोड मेरा इंक्लाइंड लगा है, लोड मेरा इंक्लाइंड लगा है और कितने डिग्री पे है 60 डिग्री पे है। जब लोड मेरा 60 डिग्री पे है तो यानी कि मेरी डायरेक्ट स्ट्रेस भी बच्चे कहां पे होगी, मेरी डायरेक्ट स्ट्रेस भी 60 डिग्री के एंगल पे होगी, यानी कि ये मेरा क्या होगा, नाउ दिस इज द F1। अगर ये F1 हॉरिजॉन्टल से 60 बना रही है तो वर्टिकल से कितना बनाएगा 30 बनाएगा ना भाई, ये लोड हॉरिजॉन्टल से 60 बना रहा, वर्टिकल से 30 बनाएगा,
तो इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि ये जो एंगल होगा ये कितना होगा नाउ 30, ये भी तो वर्टिकल से 30 बनाएगा। नाउ ये तो मेरा F1, F2 क्या होगा, जो CG और पॉइंट अंडर कंसिडरेशन उन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दो, और ज्वाइन करने के बाद जो परपेंडिकुलर लाइन आती है नाउ दैट विल बी द F2, नाउ दैट विल बी द F2, वो क्या होगा आपका F2 हुआ। ये F1 हुआ, ये F2 हुआ, और जो आपका रिजल्टेंट होगा हमेशा इसी के बीच में तो होगा, नाउ दैट विल बी द रिजल्टेंट FR। ये आपका रिजल्टेंट कितना होगा, दैट विल बी FR। क्लियर हुआ? ठीक है बच्चे, ये मेरा F1 आया, नाउ दैट विल बी F1। ठीक है, ये मेरा F1 आया। ठीक है, नाउ दिस विल बी द F1 वैल्यू। ठीक है, ये मेरी F1 होगी। ठीक है, एंड नाउ दिस विल बी द F2, ये मेरा F2 होगा। ठीक है, ये मेरा F2 होगा। ठीक है, ये F1, ये मेरा F2 और ये मेरा रिजल्टेंट। अब इन दोनों के बीच का एंगल मैंने मान लिया कुछ, इन दोनों के बीच का एंगल मान लिया मैंने थीटा। समझ में आया? F1 की डायरेक्शन क्या ली मैंने। अब ये नहीं है कि F1 वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड तब लगता जब मेरा लोड भी वर्टिकली डाउनवर्ड होता। मेरा लोड 60 डिग्री से हॉरिजॉन्टल पे और 30 डिग्री वर्टिकल से इंक्लाइंड है, तो मैंने स्ट्रेस भी वर्टिकल से 30 डिग्री पे इंक्लाइंड होगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में लोड होता है उसी डायरेक्शन में मेरी क्या होती है, स्ट्रेस होती है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। और टॉर्शनल शियर स्ट्रेस तो सबको पता है क्या होती है उसकी डायरेक्शन, पॉइंट अंडर कंसिडरेशन एंड सीजी को ज्वाइन कर दो, उस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा F2 की डायरेक्शन होती है। क्लियर है? मैं ब्रेक नहीं करना है, यहाँ से मैं एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस निकालूंगा, वाई डायरेक्शन में नहीं कर रहा है ऐसे, मैं वैसे ही करूंगा जैसे मैं करते आया था, क्योंकि मेरे को एक ही चीज पता है। मैं रट्टा नहीं लगाऊंगा क्वेश्चन में कि मैंने सॉल्यूशन देखा और मैं उसको एक्स डायरेक्शन में निकाल लूं, वाई डायरेक्शन नहीं, ऐसा नहीं कर रहे बच्चे, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम वैसे ही चलेंगे जो हमें चीजें पता है और जो हमें कॉन्सेप्ट पता है। ये मेरा F1 आ गया, ये मेरा F2 आ गया, और दोनों का रिजल्टेंट बीच में होगा। अब मेरा टास्क क्या है, मेरे को F1 निकालना है, मेरे को F2 निकालना है, और दोनों के बीच एक एंगल थीटा। थीटा कैसे निकलेगा, थीटा कैसे निकलेगा? थीटा के लिए कुछ टास्क करने पड़ेंगे। ये मान लिया बच्चे ये एंगल मेरा फाई है, फाई है, ये डायमेंशन पता है मेरे को, और ये भी पता है ये कितनी है, ये बच्चे मेरी 150 है, और ये कितनी है नाउ 142.857। ठीक है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये भी निकाल लो। ये रेडियल डिस्टेंस है जो मेरी R है, इसको भी निकाल लो। कैसे निकालोगे, 150 का स्क्वायर प्लस 142.857 इतने का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर रूट ले लो, तो कितनी आएगी 207 पॉइंट, ये जो वैल्यू आएगी मेरी कितनी आ जाएगी नाउ 207.143, 207.143 इतने mm। ये आपकी रेडियल डिस्टेंस आ जाएगी 207.143 रेडियल डिस्टेंस आ जाएगी। फाई निकालना है तो भाई मैं कोस थीटा कोस फाई लगाऊंगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 142.857, हाइपोटेन्यूज कितना है 207.143, उसका मैंने कोस ले लिया, कोस इनवर्स ले लिया, तो वैल्यू आगे मेरा एंगल आ गया बच्चे यहाँ से कितना आ रहा है 46.397, एंगल आ गया मेरा 46.397। ये एंगल 46.5 है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस 5, 90 माइनस 5 का मतलब है 90 माइनस 46.397, तो एंगल आया 43.60। ये जो एंगल आया मेरा ये कितना आ गया नाउ 43.603, 43.603, ये एंगल आ गया। ये टोटल एंगल कितना होता है 90, ये एंगल टोटल 90 होता है ना, क्योंकि ये तो F2 तो परपेंडिकुलर होता है इस लाइन के। ये छोटा सा एंगल है बच्चे 43.603, उसके बाद ये 30 प्लस में 30, टोटल था 90, यानी कि ये जो एंगल बचा 90 माइनस ये छोटा वाला एंगल और ये 30, तो 90 माइनस दिस, तो ये जो बच्चे एंगल आ गया मेरा यहाँ से थीटा निकल के नाउ थीटा की वैल्यू आ रही है 16.397 डिग्री, 16.397 डिग्री, यानी कि मेरा थीटा भी आ गया 16.397 डिग्री, यानी कि मेरे यहाँ से थीटा की वैल्यू भी आ गई है। क्लियर है? यहाँ से मेरी थीटा की वैल्यू भी आ गई है। क्लियर हुआ सभी को? हमने F1 निकाल लिया, अब सॉरी नहीं एंगल निकाल लिया मैंने, अब मेरे को रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना है, तो F1 F2 निकालने पड़ेंगे, F1 F2 निकालने पड़ेंगे। ठीक है, ये मेरा CG था। ठीक है, अब CG के बाद जब F2 निकालोगे तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो चाहिए होगा, जब F2 निकालोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो निकालोगे ना। यहाँ से मैंने CG तो बता दिया, आपका इस क्वेश्चन के अंदर टास्क क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे टास्क क्या है कि आपको इस एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने हैं। मैं नहीं निकाल रहा हूं, मैं ये छोटा काम नहीं करूंगा, ये आप खुद से करेंगे। ठीक है, बार बार ऐसी चीजें हम रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं देख के
कि मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट कितना आ रहा है, उनकी डायरेक्ट वैल्यूज लिख देता हूं मैं कितनी आ रही है, ये आप खुद से कर लेना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, क्लियर है ना। मैं सीधे वैल्यू देख के लिख देता हूं बच्चे कितनी आ रही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, या टोटल, हमें तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही चाहिए ना टोटल, तो मैं टोटल ही लिख देता हूं, मेरे को तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए ना बच्चे। मेरे को तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, जब मेरे को टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो मैं सीधी वैल्यू लिख देता हूं कि जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा कितना आ रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट प्लस वाई एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस के अबाउट कितना आ रहा है। तो नाउ जे की जो वैल्यू आ रही है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वैल्यू इसकी आ रही है 142976, नाउ 142976 142976 142976 19.05 टी टी ये वैल्यू आ रही है बच्चे। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जे दिस इज द वैल्यू ऑफ जे इतने की पावर 4। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, समझदार है, मैंने बता चुका हूं प्रीवियस क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेट करना, अपना टाइम खराब नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, ये वैल्यू चेक कर लेना। अब देखो इधर मेरा बच्चे ये था पॉइंट, इस पॉइंट पे ये मेरा लगा था F2, ठीक है, और ये लगा था इस पॉइंट पे मेरा F1, ठीक है, और मेरा जो रिजल्टेंट होगा वो F1 और F2 के बीच में ही होगा, ये भी मेरे को पता है, ये मेरा रिजल्टेंट और इन दोनों के बीच का एंगल था मेरा थीटा, यही थी बात, रिजल्टेंट सबको पता है। तो सबसे पहले मैं F1 निकाल लूं, F1 क्या होगा, लोड डिवाइडेड बाय एरिया, लोड कितना था 100 किलोन्यूटन, किलोन्यूटन को न्यूटन में चेंज किया, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द वेल्ड, एरिया ऑफ वेल्ड कितना है देखो कनेक्शन को, भाई देखो ये 200 इंटू टी, 300 इंटू टी, 200 इंटू टी, 200 200 400 3 700, यानी कि 700 इंटू टी, 700 इंटू टी, तो ये वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, नाउ 700 इंटू टी, क्लियर हुआ। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से 100 से ये मेरा कैंसिल हुआ, तो 1000 डिवाइडेड बाई 7, 1000 डिवाइडेड बाई 7, तो ये वैल्यू आ रही है आपकी, नाउ F1 की जो वैल्यू आ रही है दैट विल बी कमिंग आउट टू बी ऑफ 142.857, 142.857 divided by t. Now this is the value of F1, ये बच्चे F1 की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू आ गई F1, 142.857 डिवाइडेड बाई t, क्लियर हो। ये किसकी वैल्यू थी बच्चे F1 की। नाउ F2 की वैल्यू कितनी होगी, नाउ F2 अगर मेरे को F2 निकालना है तो F2 इट इज कमिंग आउट टू बी दैट इज t by j into r, यही होता है, ठीक है। नाउ F2 इज इक्वल टू टॉर्शनल कितना आया था मेरा, ऊपर निकाला था हमने टॉर्शन, टॉर्शन की वैल्यू बच्चे कितनी आई थी 28.532, नाउ 28.532 किलोन्यूटन मीटर में था तो उसको न्यूटन एमएम में चेंज कर लिया, इनटू 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई, रेडियल डिस्टेंस कितनी आ रही थी मेरी 207 पॉइंट, मैं एक बार चेक कर लेता हूं पर, नाउ रेडियल डिस्टेंस आर ए रेडियल डिस्टेंस की भी वैल्यू हमने निकाली थी, और नाउ रेडियल डिस्टेंस की जो वैल्यू आ रही थी हमारी, नाउ एक बार चेक कर लेते हैं बच्चे कितनी आ रही थी, रेडियल डिस्टेंस आ रही थी हमारी कितनी 207.143, 207.143। नाउ जो रेडियल डिस्टेंस आ रही थी मेरी कितनी थी 207.143, ठीक है, डिवाइडेड बाय जे इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था ये चेक करते हैं, वो हमने बता दिया था 142.976 19.05 टी, ठीक है, ये वैल्यू थी मेरी, क्लियर है ना। 28.532 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई में 207.143 डिवाइडेड बाय 142.976 19.05, तो ये जो वैल्यू आ रही है मेरी F2 की, नाउ F2 इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 413.369 डिवाइडेड बाय t, नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ F2, ये किसकी वैल्यू आ रही थी बच्चे, ये हमारी F2 की वैल्यू आ रही थी, किसकी वैल्यू आ रही थी F2 की, क्लियर है। F1 आ गया मेरा, F2 आ गया मेरा, F1 आ गया बच्चे मेरा और F2 भी आ गया, मैंने F1 भी कैलकुलेट कर लिया,
और मैंने F2 भी अपना कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद रिजल्टेंट स्ट्रेस कितना होगा, नाउ रिजल्टेंट स्ट्रेस FR इज कितना होता है, वो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, दोनों के बीच जो एंगल होता है। नाउ पुट करो यहाँ पे वैल्यू, F1 की वैल्यू कितनी थी, F1 कितना था बच्चे, F1 आ रहा था आपका कितना, F1 की वैल्यू कितनी थी 142.857, ठीक है। F1 की वैल्यू थी 142.857। नाउ द रिजल्टेंट स्ट्रेस FR इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 142.857 डिवाइडेड बाई टी इतने का स्क्वायर प्लस F2 कितना आ रहा था, F2 आ रहा था 413.369 डिवाइडेड बाई टी इतने का स्क्वायर प्लस 2F1 कितना है 142.857 डिवाइडेड बाई टी इंटू F2 देखो अगेन, F2 कितना था 413.369 डिवाइडेड बाई टी इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी थी 16 पॉइंट, देखो थीटा भी हमने ऊपर निकाल के बताया था बच्चे मैंने कितना आ रहा था, ठीक है। नाउ द थीटा ये निकाला था ना 16.397, ये 16.397। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। तो 16.397 इंटू कॉस 16.397 कितने डिग्री, क्लियर। चलो इसको करते हैं, इसको करो यहां से, ये जो वैल्यू आ रही है बच्चे मेरी रिजल्टेंट स्ट्रेस की FR की दैट शुड बी 551.551.89 डिवाइडेड बाय टी। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ, ये किसकी वैल्यू आ रही है बच्चे मेरी FR। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट स्ट्रेस, ये मेरी रिजल्टेंट स्ट्रेस की वैल्यू आ गई, ठीक है। मुझे तो वेल्ड निकालना था, वेल्ड की कितनी थी, तो मैं मैक्सिमम क्या कर सकता हूं कि भाई ये जो मेरी रिजल्टेंट स्ट्रेस आई है, ये रिजल्टेंट स्ट्रेस आई है सेफ्टी के लिए, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू द परमिसिबल स्ट्रेस FS, ठीक है। अब मेरे को ये भी पता है ना, आगे चलो रिजल्टेंट स्ट्रेस कितनी आ गई मेरी यहाँ से 551.89 डिवाइडेड बाई टी लेस देन परमिसिबल स्ट्रेस कितनी होती है FU अपॉन √3 इंटू गामा MW, ठीक है। यही होता है परमिसिबल स्ट्रेस वेल्ड के लिए, ठीक है। FU का वैल्यू कितना होता है बच्चे, नाउ 551.89 डिवाइडेड बाई टी दैट शुड बी लेस देन, FU कितना होता है वेल्ड के लिए 410 डिवाइडेड बाई √3 गामा MW, सॉफ्ट वेल्डिंग दी है वर्कशॉप में वेल्डिंग, तो उसके लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना होता है 1.25। यहाँ से इसको कैलकुलेट करो, नाउ 1.25 मल्टीप्लाई में √3 डिवाइडेड में 410, तो यहाँ से जो T आ रहा है, T शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, वो कितना हो रहा है 2.914, ये आ रही वैल्यू। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ, ये किसकी वैल्यू T, और T मेरी थ्रोट थिकनेस होती है, कितनी वैल्यू होती है इसकी 0.7 इंटू S, दैट शुड बी ग्रेटर देन 2.914, तो ये वैल्यू डिवाइड कर दी मैंने 0.7 से, तो ये जो वैल्यू आ रही है S शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ रहा है 4.163। नाउ S इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए 4.163, यानी कि इससे ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मैं 5 mm वेल्ड प्रोवाइड कर देता हूँ। नाउ प्रोवाइड 5 mm वेल्ड साइज, प्रोवाइड 5 mm वेल्ड साइज, जो मैं वेल्ड का साइज प्रोवाइड करूंगा वो कितना कर देंगे बच्चे, नाउ वेल्ड साइज विल बी 5 mm, कितना हो जाएगा वेल्ड साइज 5। आंसर मैच कर लेना बच्चे, सेम आंसर आ रहा होगा। मैं को बात बताऊं को, वो एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन वाला करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन वाला करोगे बिल्कुल बेफालतू में इधर उधर चीजों में उलझ जाओगे। उससे बेटर क्या है, जो मैंने चीज बताई है वो करनी है, ठीक है। जो मैंने बताया वो करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, रट्टा लगाने की जरूरत है। आपको चीजें जो पहले से आती थी आपने वही चीज अप्लाई की और आपका आंसर आ गया, ठीक है। वो नहीं करना मैं एक्स डायरेक्शन में अलग निकालूंगा, स्ट्रेस वाई में निकालूंगा, फिर ऐड करूंगा, नहीं, ऐसे करना है, ठीक है। जैसे मैंने बताया बच्चे ऐसे करना है सभी को, ठीक है। इसका बड़े अच्छा क्वेश्चन है,
और ये टॉपिक के साथ मेरा असेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शन का जो इन प्लेन एसेंट्रिसिटी वाले केसेस हैं वो भी खत्म हो गए। इससे एट मैक्सिमम क्वेश्चन ये बन सकता है, इससे ज्यादा टफेस्ट क्वेश्चन पूरे कभी नहीं बन सकता। ये सबसे टफेस्ट बच्चे यही है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो क्वेश्चन को, और नोट करने के बाद मेरे को सॉल्यूशन भी भेजना है सभी को व्हाट्सएप ग्रुप पे। मेरे को सॉल्यूशन भेजोगे, किसी को कोई क्वेरी आएगी तो वो भी मेरे को बताना है, ठीक है बच्चे। चलो इसको नोट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन दिस पोर्शन। उसके बाद ये वाला पोर्शन नोट कीजिएगा। उसके बाद ये वाला पोर्शन नोट कीजिएगा, ठीक है। आफ्टर दैट ये वाला पोर्शन नोट कीजिएगा, ठीक है। जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद ये बच्चे F1 कैसे निकालते हैं ये नोट करना है, F2 कैसे निकालते हैं ये नोट करना है। आफ्टर दैट दिस इज द रिजल्टेंट स्ट्रेस, FR कैसे निकाला वो नोट कर लें। एंड देन आफ्टर दैट ये तो सिंपल कैलकुलेशन थी। नाउ लास्टली दिस इज द वेल्ड साइज, ठीक है। चलो नोट डाउन दिस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।